आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त होगे। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं दुष्यंत आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ। आज की आपकी प्यारी सी क्लास को लेकर, बहुत सुंदर क्लास होने वाली है आज की हिस्ट्री की क्लास को लेकर। आपको पता होगा, जैसा कि आपको मैंने वादा किया था, आपका एंसेंट हिस्ट्री को मैं आपको कवर करा के दूंगा। एंसेंट ही नहीं, आपका मिडिवल मॉडर्न पूरा एकदम एक तरफ से जीरो से हीरो लेवल तक मैं आपको कवर करा के दूंगा। और इतने सुंदर तरीके से कंटेंट को डिजाइन करूंगा, इतनी आसान लैंग्वेज में कि हर एक बच्चा जिसको ना भी समझ में आए चीजें, उसको भी चीजें बहुत ही आसानी से समझ आ सके। इस तरीके से मैं अपने कंटेंट में जान फूंक कर, बहुत ज्यादा मेहनत कर कर आपके लिए लेकर उपस्थित होता हूं। तो आइए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को बिगर किसी देरी के साथ में। बस यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे, आपकी तैयारी एक बहुत अच्छी दिशा में बढ़ती रहे और आप अपना कहीं ना कहीं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अपना नंबर या अपना सिलेक्शन श्योर कर पाए। ठीक है। और यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये आपका शेयर करना ही हमारे लिए मोटिवेशन की तरह काम करता है, आपके गुरु दक्षिणा के तौर पर। बस आप इतना ही कर दीजिए। मैं आपसे ज्यादा कोई पैसा धन दौलत नहीं मांग रहा हूं, मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं, ना ही ज्यादा आपका समय मांग रहा हूं कि आपको बस 2 सेकंड लगेंगे। जहां तक आपसे हो सकता है, जहां तक आपके रिलेटिव, आपके दोस्त जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां तक प्लीज वीडियो को पहुंचा दें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां तक आपसे हो सकता है, जो भी आपके ग्रुप हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि मैं हर एक क्लास के अंदर आपसे कहता हूं, यदि आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी प्रकार का, हिस्ट्री से रिलेटेड कैसा ही भी आपको कोई भी डाउट रहता है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको आंसर दूंगा। एक संतुष्टि भरा आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अब मैं आपको कब बिल्कुल भी बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, पूरी क्लास को ही एकदम जीरो से हीरो लेवल की तरफ लेके चलेंगे। आज हमारा बहुत प्यारा टॉपिक होने वाला है, जिसको हम गुप्त काल के रूप में जानते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा प्यारे बच्चों, मैं आपसे बात कर लेना चाहता हूं कि गुप्त वंश आखिर था क्या, गुप्त वंश की स्थापना कैसे हुई, कहां से निकलकर गुप्त वंश आया। क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास में बेसिक चीजें या बेसिक नॉलेज नहीं होगी, तब तक आपको बिल्कुल भी कोई भी, आप कितना ही बड़ा ऊपर एक इमारत तैयार कर लीजिए, जब तक आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा, तब तक आप कोई भी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत होना चाहिए। इसी फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए मैं आपको आपके साथ खड़ा हूं, आपके हर एक पल में आपके साथ खड़ा रहूंगा। ठीक है। आइए करते हैं स्टार्ट। तो गुप्त वंश जो आपका आया था, आपको पता होगा कि मौर्य के बाद में, मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत के अंदर जो 2 बड़ी महाशक्ति देखने के लिए मिलती हैं हमें, जो कि मैंने अब से इस क्लास से पहले आपको पढ़ा दी है। कौन कौन सी? एक कुषाण वंश के रूप में हम पढ़ते हैं और एक आपका सातवाहन के रूप में पढ़ते हैं। बस यही 2 बड़ी शक्तियां हुई थी जो आपकी मौर्य के बाद में हुई थी। यदि इन 2 शक्तियों के बाद की मैं बात करूं तो गुप्त वंश ऐसा एक बड़ा साम्राज्य हुआ था। हालांकि बताया जाता है कि मौर्य के मौर्य के बराबर इतना बड़ा नहीं था। जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्त वंश था, वो मौर्य साम्राज्य के बराबर इसका इतना विस्तार नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुषाण और सातवाहन थे, जो कुषाण शक्ति हुई थी और जो सातवाहन शक्ति हुई थी, जितना इन्होंने भूभाग घेर रखा था, उससे कहीं बड़ा, उससे बहुत कहीं बड़ा जो भूभाग घेरा था, वो किसने घेरा था? आपका गुप्त वंशों ने, गुप्त वंश के शासकों ने घेरा था। समय समय पर शासक आए, उन्होंने अपनी ताकत का प्रयोग करा और अपनी सीमाओं का विस्तार करा। तो इसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि किसने स्थापना करी थी गुप्त वंश की, और सबसे प्रतापी शासक कौन हुए, किसने सबसे ज्यादा सीमाओं का विस्तार करा। बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज को बहुत सुंदर तरीके से मैं आपको कवर करा के दूंगा। बताया जाता है कि आपका जो गुप्त वंश हुआ था, ये आपका
उत्तर प्रदेश और बिहार मेनली जो इसकी जो शुरुआत हुई थी, जहां से ये शासन करते थे, जो इनका मेन केंद्र था शासन का, वो उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, जो वर्तमान का प्रयागराज है और उस टाइम का प्रयाग ही बोला जाता था, वहां से ये शासन किया करते थे। जो मेन केंद्र था वो कौन सा था आपका? प्रयाग था। और प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने जीतना स्टार्ट करा। प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों को इन्होंने जीतना स्टार्ट करा और धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ाने लगे। फिर इनके कुल के ऊपर बहुत ज्यादा इतिहासकारों में मतभेद है कि ये वैश्य कुल के थे या शूद्र कुल के थे, तो इससे हमें को कोई लेना देना नहीं है। हमको बस इतना जानना है कि गुप्त वंश को आखिर जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो किस रूप में हम जानते हैं। तो हम इनको किसके रूप में जानते हैं? वैश्यों के रूप में जानते हैं। गुप्तों को हम किस रूप में जानते हैं? वैश्यों के रूप में जानते हैं। तो इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए अपने जो वैवाहिक संबंध थे वो कहीं क्षत्रिय राजवंशों से इन्होंने अपने वैवाहिक संबंध बनाए। किसी ने अपने ब्राह्मण कुल से अपने जो वैवाहिक संबंध बनाए। तो हर संभव प्रयास करे इन्होंने अपने राज्य का विस्तार, अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। बहुत सुंदर क्लास होने वाली है और समय समय पर मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे मैं बोलकर आपको बताता रहूंगा, जहां पे भी कोई नोट करने वाली बात होगी तो। ठीक है, ये वही फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षाओं में लगातार आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपने परीक्षाओं में देखा भी होगा, नहीं देखा तो आप मॉक में देख सकते हैं। मॉक लगाकर देखोगे तो आपको ज्यादातर जो आपका गुप्त साम्राज्य के अंदर या गुप्त काल के अंदर से देखने के लिए मिलता है। तो प्यारे बच्चों, उनके टाइटल जो जो शासक हुए थे उनके टाइटल बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। सबसे ज्यादा टाइटल पूछे जाते हैं कि किस शासक ने कौन सा टाइटल धारण किया था या कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आज आपका कोई डाउट नहीं रहने वाला है। इस क्लास के माध्यम से मैं सारे डाउट आज आपके क्लियर कर दूंगा बहुत सुंदर तरीके से। आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे गुप्त काल का परिचय। तो परिचय जो था मेरे प्यारे बच्चों, जो इसकी स्थापना रही है वो 275 से 550 ईस्वी तक शासन रहा है। रहने के लिए तो 550 तक था, लेकिन जो आपका गुप्त साम्राज्य जो लड़खड़ाता हुआ नजर आता है, जहां से इसके कमजोर शासकों का पता चलता है, 467 ईस्वी में शासक हुआ था स्कंदगुप्त। 467 ईस्वी में आपका स्कंदगुप्त शासक हुआ था, जिस समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। उत्तरी पश्चिम क्षेत्र से हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। मैं आपसे बताना चाहता हूं, यदि अभी आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, बार बार दरकार करना चाहता हूं कि ये प्लीज आप जाकर पिछली क्लास को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। अब आप कहोगे कि सर ये बीच में हुण कहां से आ गए। प्यारे बच्चों, यदि आपने पिछली क्लासेस जो मैंने मैप के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करी थी, यदि आपने वो अच्छे तरीके से समझी है तो आपको बिल्कुल कोई डाउट होगा ही नहीं कि हुण कौन थे, कुषाण कौन थे, शक कौन थे, पार्थियन कौन थे, हिंद यूनानी कौन थे। तो जो हुण थे ये आपके जो चीन की महान दीवार बन रही थी जिस टाइम बाहरी आक्रमण रोकने के लिए, तो उसके आसपास के क्षेत्र में ये एक ऐसी जाति होती थी जो अपना भ्रमण करके अपना गुजारा करती थी, शिकार के ऊपर डिपेंड थी पूरी तरीके से और चरागाहों के ऊपर डिपेंड थी। तो ये आसपास के क्षेत्र में अपना भ्रमण करते थे। जब चीन की महान दीवार बनी तो उधर की साइड जाना इनका बंद हुआ कि चीन की साइड अब ये जा नहीं सकते, तो इन्होंने इधर की तरफ पलायन करना स्टार्ट करा। आगे इनको मिलते हैं कुषाणों को इन्होंने वहां से पलायन कराने के लिए मजबूर कर दिया। वहां इन्होंने युद्ध करा, उनको वहां से पलायन करवाया। कुषाणों ने आगे शकों को पलायन कराया, शकों ने आगे हिंदी यूनानियों को कराया। अब ऐसे ही इसी क्रम में ये पीछे पीछे चलते आए। कुषाण लास्ट आ गए। कुषाण लास्ट आने के बाद में गुप्त साम्राज्य उभरता है। कुषाण वंश का जब आपका अंत होता है, बताया जाता है कि आपका जब कुषाण वंश का अंत हो जाता है तभी आपका गुप्त साम्राज्य उभरता है। जो गुप्त शासक श्रीगुप्त हुआ था, जो गुप्त शासक श्रीगुप्त हुए थे, वो आपके कुषाण साम्राज्य के ही सीमांत में थे। वो कुषाण साम्राज्य के ही कौन थे? कुषाण वंश के कौन थे? सीमांत थे। लेकिन आपका पीछे से कहीं ना कहीं जब आपका कुषाण समाप्त होते जा रहे थे तो हुण पीछे से उत्तरी पश्चिमी एरिया से भारत में एंट्री कर चुके थे। तो जो आपका पहला हुणों का जो आक्रमण देखने के लिए मिलता है वो हमें कहां पे मिलता है? स्कंदगुप्त के शासनकाल में मिलता है। स्कंदगुप्त उनको पराजय करने में
सफल होता है, उनको रोक देता है भारत की सीमा पर। लेकिन उसके बाद में, स्कंदगुप्त के बाद में, कोई भी गुप्त काल में कोई भी प्रतापी राजा नहीं हुए और हुनों के आक्रमण को नहीं रोक पाए, और हुनों ने क्या करा, अपनी सत्ता आकर भारत में स्थापित कर दी। तो बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। बस आप मन लगाकर पूरी शिद्दत के साथ में पढ़ाई कीजिए और पूरे अच्छे तरीके से जो चीजें मैं समझा रहा हूं हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझते रहिए। तो देखने के लिए तो इसका शासनकाल 275 से हमें 550 ईस्वी तक मिलता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 467 के बाद में इनकी सत्ता हमें डगमगाती हुई नजर आती है स्कंदगुप्त के समय में। प्रथम शक्तिशाली शासक की मैं बात करूं तो प्रथम शक्तिशाली शासक दो हुए थे आपके गुप्त काल में। चंद्रगुप्त प्रथम हुआ थे। चंद्रगुप्त प्रथम आपके प्रतापी शासक हुए थे गुप्त काल के अंदर, और इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की उपाधि जो धारण की थी वो किसने की थी, आपकी चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। बताया जाता है कि चंद्रगुप्त आपके जो गुप्त शासक हुए थे, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि वैश्य कुल के थे। इसके ऊपर बहुत ज्यादा मतभेद है इतिहासकारों में, उस चीज से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो एक लिच्छवी महारानी हुई थी, लिच्छवी राजवंश की महारानी के साथ में इन्होंने विवाह किया था, जो कि कहां की थी, नेपाल की थी। और ये किस वंश से थी आपकी, ये किस कुल से थी आपकी, तो ये आपकी क्षत्रिय कुल से थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए विवाह को भी एक सीमा विस्तार के रूप में काम में प्रयोग किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। जो संस्थापक था आपका गुप्त काल का या गुप्त वंश का, श्रीगुप्त था, जिसने 275 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। आरंभिक जो शासन था, आरंभिक शासन कहां से स्टार्ट हुआ था आपका, उत्तर प्रदेश और बिहार से। जो आपका गुप्त साम्राज्य उदय हुआ था वो कहां से हुआ था, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ताम्रपत्र अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। अच्छा, अब यहां से एक चीज हमको समझने के लिए मिलेगी, यहां से हमको एक चीज समझने के लिए मिलेगी कि कैसे पता चलता है कि श्रीगुप्त जो है आपका गुप्त वंश का संस्थापक था। तो हमारा एक ताम्रपत्र अभिलेख है, उसमें बताया गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये ताम्रपत्र अभिलेख वही अभिलेख है जो आपकी चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो जिनको कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड की एक पुत्री थी प्रभावती, प्रभावती जिसका विवाह हुआ था आपका वाकाटक के राजा रुद्र सिंह सेकंड से उनका विवाह हुआ था। तो उन्होंने ये आपका ताम्रपत्र लिखवाया था, उसमें ये बताया जाता है, पता चलता है हमें वहां से कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। ठीक है, तो हर एक चीज को अच्छी तरीके से समझेंगे और हर एक चीज की कनेक्टिविटी करेंगे, हर चीज को रिलेट करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, तभी आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें याद रह पाएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम सीधा किस पे, चंद्रगुप्त प्रथम पे। मैं बस केवल वही फैक्ट आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज्यादा मैं आपको लैंग्वेज में फंसाना नहीं चाहता हूं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं बनाना चाहता हूं, बहुत आसान से, बहुत छोटी छोटी लाइनों के माध्यम से, छोटी छोटी स्क्रिप्ट के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम का यदि मैं कार्यकाल देखूं तो 319 से 335 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल रहता है। अब इनसे जुड़े हुए जो भी फैक्ट हैं उनको देखते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, गुप्त संवत चलाया था, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत किसने चलाया था। तो गुप्त संवत आपका किसने चलाया था, 319 से 320 ईस्वी में जो गुप्त संवत चलाया था आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। ये किसके ऊपर चलाया था, ये आपकी शकों की विजय के उपलक्ष्य में ये आपका चलाया था गुप्त संवत। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था, लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, जो कहां की थी, नेपाल से थी, जो कहां से थी, नेपाल से थी। और ये क्षेत्रीय कुल से संबंध रखती थी, किससे, क्षत्रिय कुल से ये संबंध रखती थी, जो कि आपका इनके सीमा की विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही अच्छा योगदान जिसमें इनको मिला। ठीक है, आगे देखेंगे इनका शासन कि चंद्रगुप्त प्रथम ने शासन कहां पे किया था, तो साकेत में किया था। जो साकेत है वो वर्तमान का, आज का आपका अयोध्या है।
जो साकेत है वो वर्तमान का आपका आज का क्या है, अयोध्या है। और जो प्रयाग है, प्रयाग आपका वर्तमान का आपको पता होगा प्रयागराज, प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, तो प्रयागराज है। और मगध आपको पता ही है। तो ये 3 जगह थी जहां आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरुआत में शासन किया था। ठीक है, अब जो हमसे पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में बनते हैं वो आपके समुद्रगुप्त के अंदर से बनते हैं। समुद्रगुप्त से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज मैं आपसे ये वादा करता हूं कि समुद्रगुप्त से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आपने अच्छी तरीके से बहुत मन से और सच्चे मन से क्लास को किया है तो। ठीक है, समुद्रगुप्त का सबसे पहले हम कार्यकाल देखेंगे कि समुद्रगुप्त का कार्यकाल कितना था। 335 से 380 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का कार्यकाल रहा है। बताया जाता है कि समुद्रगुप्त गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली शासक था, जिसकी बाजुओं में सबसे ज्यादा दम था, वो कौन था आपका, समुद्रगुप्त था। इसने बाजू के दम पर, इसने बाहुबल के दम पर आपका बहुत जगह सत्ता को स्थापित किया था आपका। जैसे कि श्रीलंका तक इसने जाकर के अपनी सत्ता को स्थापित कर दिया था। इधर अफगानिस्तान में शकों को और कुषाणों को पराजित किया था। अफगानिस्तान में जाकर इन्होंने वहां तक पीटा था। और नीचे आपका दक्षिण में जाए तो दक्षिण में आपका बताया जाता है कि 12 शासक, दक्षिण के 12 शासकों को इसने पराजित किया था और पराजित करके ऐसे ही छोड़ दिया था, उनको बकस दिया था कि जाओ तुम अपना शासन करो। बस ये चाहता था कि मेरा लोहा पूरे भारत के पूरे सारे राज्य में मेरा लोहा पूजना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अगर जो कोई बाहुबली शासक हुआ था गुप्त काल के अंदर तो समुद्रगुप्त हुआ था। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर जो जो फैक्ट बनते हैं उनको देखते हैं। तो इसका कार्यकाल 335 से 380 ईस्वी तक रहा है। एक आपके इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया विसेंट स्मिथ, जिनका नाम है विसेंट स्मिथ, ने भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी है। संज्ञा किसे दी है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। किसने, विसेंट स्मिथ ने ये आपकी संज्ञा दी है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सॉरी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ये किससे संबंधित है, आपका समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। और यही अभिलेख आपका अशोक से भी संबंधित है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, मैं अभी आपको 2 मिनट में सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया। और इसमें बताया गया है समुद्रगुप्त के प्रतापी बल, जो समुद्रगुप्त ने अपने बल पे, अपनी जो बाजू के ताकत पर जो पूरे जिन जिन राजाओं को हराया था उनके बारे में इसका व्याख्यान किया है। किसने, आपका हरिसेन ने। ठीक है, और समुद्रगुप्त की विजय और प्रशंसात्मक वर्णन किया है आपका किसने, हरिसेन ने। तो ये 2 चीजें हमें पता चलती हैं कहां से, आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, कि इसका हरिसेन द्वारा प्रशंसात्मक वर्णन और समुद्रगुप्त की विजय। बताया जाता है कि इसकी विजय 5 क्षेत्रों में हुई थी, 5 समूहों में इसने अपनी विजय की थी। पहला समूह इसका गंगा यमुना का दोआब था, गंगा यमुना के दोआब को जीता था। दूसरा इसने आपका जो पूर्वी हिमालय था उसको जीता था। पूर्वी हिमालय में आपका किसको, आपका नेपाल, असम और बंगाल, इन तीनों के जो आसपास का जो जितना भी क्षेत्र था इनके आसपास का, वो सब जीत डाला था। किसने, आपका समुद्रगुप्त ने। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रतापी बाहुबल के रूप में जो जाना जाता है वो समुद्रगुप्त को जाना जाता है। इसने अपने बाजू के बल पर पूरे भारत को जीत दिया था। ठीक है, तो आपका पूर्वी हिमालय में किस किस को जीत दिया था इसने, असम को जीता था, नेपाल को जीता था और किसको जीता था, आपका बंगाल को जीता था। आपका विंध्याचल क्षेत्र जो जंगल वाला क्षेत्र, जंगलियों वाला क्षेत्र था, उसको भी इसने जीत डाला था। दक्कन और दक्षिण बताया जाता है यहाँ के 12 शासकों को इसने जीता था और उनको जीतने के बाद में ऐसे ही छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं शक और कुषाणों को जीता था, जो कि आपका अफगानिस्तान के थे। आप कहोगे कि सर जो गुप्त काल था वो तो कुषाणों का पतन होने के बाद इसकी स्थापना हुई थी, तो कुषाणों को कैसे पराजित कर दिया इसने। प्यारे बच्चों, ये जो शक और कुषाण यहाँ जी के जो पराजित किए ये अफगानिस्तान में थे। ये आपके अफगानिस्तान वाले शक और कुषाण थे, जब इनका शासन अफगानिस्तान में चल रहा था शक और कुषाणों का, तब आपका समुद्रगुप्त ने इनको अफगानिस्तान के अंदर भी जाकर लपड़ाया था। ठीक है, आगे देखेंगे
एक और हमें जानकारी मिलती है कि चीनी स्रोतों के माध्यम से ये पता चलता है कि एक श्रीलंका के राजा हुए थे जिनका नाम था मेघवर्मन। मेघवर्मन ने एक बौद्ध मंदिर बनवाने के लिए, जो कि कहां बनवाया था, आपका गया के अंदर बनाया था। गया के अंदर ये बनाया था। तो इसकी अनुमति लेने के लिए आपका समुद्रगुप्त के दरबार में इनको आना पड़ा था, इनके राजदूत को आना पड़ा था। तब जाकर इन्होंने गया एक स्वीकृति दी और तब जाकर इनका एक मंदिर गया के अंदर बन पाया बौद्धों का। ये किसने बनवाया था? आपका श्रीलंका के मेघवर्मन राजा ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही सुंदर जुड़े हुए फैक्ट थे किससे? समुद्रगुप्त से। यहां से अलग इनसे कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी है। ये मोर देन सफिशिएंट है। यदि आपने इसको कर लिया तो इससे बाहर आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं, कोई इससे बाहर का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है आपसे। ठीक है, आगे देखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड जिनका कार्यकाल 380 से 412 ईस्वी रहा है। जिनका कार्यकाल प्यारे बच्चों 380 से 412 ईस्वी रहा है। बात करते हैं इनके टाइटल की कि इन्होंने क्या क्या टाइटल धारण किए थे। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, सकारी की थी और शक विजेता की थी। ठीक है, सकारी और शक विजेता और विक्रमादित्य। यदि मैं बात करूं विक्रमादित्य, तो इनसे पहले ये उपाधि पूर्व में किसी और को भी धारण की थी, किसी और ने भी धारण की थी। याद करो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 57 ईसा पूर्व में आपका जो हुए थे उज्जैन के एक राजा हुए थे जिन्होंने शकों को परास्त करके किसकी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तभी से भारतीय इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं। कितने विक्रमादित्य हुए? 14। और सब में ज्यादा जो प्रतापी हुए हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय ही हुए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। ठीक है, आगे देखेंगे मेहरौली लेक। तो मेहरौली लेक से समझेंगे हम विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना। जो मेहरौली अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, एक तो मिलती है विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की जो स्थापना हुई थी, ये हमें कहां से पता चलता है? मेहरौली अभिलेख से मिलता है। चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन। चंद्र नामक राजा की उपलब्धियों का वर्णन। तो प्यारे बच्चों, यहां से बताया जाता है कि यदि हम इस चंद्र को चंद्रगुप्त सेकंड समझ ले, यदि हम इस चंद्र को चंद्रगुप्त सेकंड समझ ले, तो इसकी जो आपकी उपलब्धियों का जो वर्णन मिलता है वो हमें कहां से मिल सकता है? मेहरौली अभिलेख से मिल सकता है। ठीक है, पश्चिम भारत के शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था। किसने? आपका चंद्रगुप्त सेकंड ने। मैं आपको बता चुका हूं कि आपका जो चंद्रगुप्त सेकंड हुए थे, इनकी बेटी थी प्रभावती, जिसका विवाह इन्होंने कहां किया था? वाकाटक नरेश रुद्र सिंह सेकंड से इन्होंने अपनी बेटी का ब्याह किया था। रुद्र सिंह तृतीय से नहीं, रुद्र सिंह सेकंड से अपनी पुत्री का विवाह किया था। और कुछ ही समय बाद में इनका जो दामाद था उनकी मृत्यु हो गई थी, और जो रुद्र सिंह सेकंड का जो पुत्र था वो एक नाबालिग था। उसी समय आपका उनकी जो बीवी थी जिनका नाम था प्रभावती ने सारी जो सत्ता थी वो अपने ऊपर ले ली, सारी सत्ता की बागडोर खुद ने संभाल ली। और क्या हुआ कि वहां से इनको एक आश्रय मिलना स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं इनकी पुत्री ने भी इनके शासन में इनकी मदद की थी, और इन्होंने कहां पे? आपका उज्जैन में भी जाकर थोड़ा थोड़ा शासन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वहां पर इनकी पुत्री ही शासन करती थी उस टाइम। तो जब ये उज्जैन के अंदर पहुंच गए तो उज्जैन से फिर इन्हें पश्चिम हमारा समुद्री तट था पश्चिम दक्षिण का, वहां से इनको व्यापार करने में बहुत आसानी हुई। तो जब इन्होंने अपना गढ़ उज्जैन में बना लिया, तो वहां से इन्होंने शकों को परास्त करने में और आसानी हुई, और इन्होंने कहीं ना कहीं शकों को परास्त किया और उस क्षेत्र को जीत लिया। तो वहां से हमें को क्या पता चलता है कि गुप्त शासकों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। वो इसलिए हो गई थी क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जहां से व्यापार की स्थितियां बनती थी,
जो आपके बंदरगाह थे, जो पोर्ट थे, उनको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। वो किस कारण हो पाया? इनकी पुत्री की वजह से, जो कि प्रभावती थी। उसने क्या करा, इनको उज्जैन तक आने का रास्ता दिखाया, उज्जैन तक ये पहुंच गए और उज्जैन से फिर इन्होंने बहुत ही आसानी से उस सारे क्षेत्र को जीत लिया था। तो ये जो आपका जीता था, ये आपका चंद्रगुप्त सेकंड ने जीता था। आपका बताया जाता है समुद्रगुप्त जो था, इसको प्रकृति में देखा जाए तो अशोक के बिल्कुल एकदम विपरीत था। अशोक के एकदम विपरीत था आपका कौन? समुद्रगुप्त। क्योंकि अशोक ने कहीं ना कहीं शांति की नीति को अपना लिया था 261 के कलिंग युद्ध के बाद। लेकिन वहीं पर स्कंदगुप्त ने क्या करा था? बहुत ज्यादा आपके युद्ध करे, बहुत ज्यादा हमले हुए, बहुत ज्यादा इसने क्षतियां देखी और दूसरे राजाओं को भी क्या करी? क्षतियां कराई। तो इसी चीज को हम देखते हैं प्रकृति के माध्यम से कि ये अशोक के एकदम विपरीत था। और जो ये आपका प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, इसी अभिलेख पर एक साइड में अशोक के बारे में लिखा गया है और एक साइड में आपका किसके बारे में लिखा गया है? समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। और ये लिखा किसने? आपका हरिसेन ने इसको लिखा है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी समुद्रगुप्त से जो थोड़ी बहुत और बेसिक जानकारी हो सकती थी। ठीक है, पश्चिम भारत के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को परास्त किया था किसने? आपका चंद्रगुप्त सेकंड ने। चांदी के सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे आपके चांदी के सिक्के? चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। किस उपलक्ष्य में चलाए थे? आपके शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसने कुछ अन्य नाम भी थे किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के, जैसे देवगुप्त, देवराज, देवऋषि, ये इसके कुछ अन्य नाम हुए थे। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहां से बनता है वो आपके लिए बनता है क्या? कि किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहा करते थे? तो आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आपके नवरत्न रहा करते थे। और ये नवरत्न काफी बार आपसे पूछे जा चुके हैं। तो इन्हीं नवरत्नों को एक बार देखेंगे। जो चिकित्सा से संबंधित थे वो कौन थे? धन्वंतरी थे। महाकवि कालिदास इनके नवरत्नों में थे। कूटनीतिज्ञ आपके घट कपर भी किसके थे? इन्हीं के दरबार में रहते थे। वैश्यकरण छत्र, वर रुचि किसके आपके शासनकाल में रहते थे? वो भी आपके चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में रहते थे। ज्योतिषी छपड़क कहां रहते थे? आपके इन्हीं के शासनकाल में रहते थे। खगोल वैज्ञानिक वाहर महिर किसके शासनकाल में रहते थे? इन्हीं के शासनकाल में रहते थे, इन्हीं की सभा में रहते थे। जादूगर वेताल भट्ट किसके में रहते थे? इन्हीं के में रहते थे। कोषाकार अमर सिंह इन्हीं के में थे और वास्तुकार शंकु भी इन्हीं की में रहा करते थे। तो ये आपके नवरत्न हुए थे चंद्रगुप्त सेकंड के शासन में या इनके राज्यसभा में, ये आपके नवरत्न रहा करते थे। एक बार इनको ध्यान से देख लेंगे क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्नों में से नहीं है। जब आपके लिए क्वेश्चन नहीं है लग जाता है तो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाता है वो क्वेश्चन और आपसे कम होने की, आंसर राइट होने की बहुत कम संभावनाएं हो जाती हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी कोई घबराने की बात नहीं है। सारे के सारे मैंने आपके लिए इसीलिए लिखे हैं ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक चीज को समझ पाओ। एक क्वेश्चन, एक फैक्ट आपके लिए यहां से बनता है कि फाहियान किसके कार्यकाल में या फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, जिसने 399 से 414 तक भारत के अंदर रुका था और भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को समझने की कोशिश की थी। और चंद्रगुप्त सेकंड बोले तो विक्रमादित्य के साम्राज्य के बारे में इसने अपनी पुस्तकों में लिखा है और बताया है। ठीक है, तो बच्चों ये आज का आपका गुप्त काल से क्लास 1 थी। इसके ऊपर आपकी क्लास 2 और होगी जिसमें आपका कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में और आपका गुप्त काल से जुड़ी हुई आपकी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, कला संस्कृति और आपके जो भी इससे जुड़े हुए फैक्ट बन सकते थे उनको क्लास सेकंड के माध्यम से मैं आपको कवर कराऊंगा और 2 क्लास में आपका गुप्त काल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए बहुत अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़िए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस तरीके से कैसा लगा मेरा आपको हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका।
यदि आपको कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।